Hello everyone, welcome to the Bansal Academy platform. Here, in today's session, we will discuss about the practice questions that will help you to build up your approach, how to deal the questions, right? And enhance your exam preparation for the upcoming HPTGT exam. So let's start our discussion here. The first question of today's session is, for which one of the following Bohr model is not valid? तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके लिए जो बोहर मॉडल है वो वैलिड, राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन एटम, सेकंड इज सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, थर्ड ऑप्शन ड्यूट्रॉन एटम, फोर्थ ऑप्शन सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम। तो बोहर मॉडल जो है किसके लिए वैलिड नहीं है? तो सबसे पहले देखो, बोहर मॉडल जो है हमें पता होना चाहिए कि किसके लिए वैलिड होता है। तो ये मॉडल जो है, दिस मॉडल इज वैलिड only for the one electron atom, कि जिनमें सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, उनके लिए ही ये वैलिड होगा। तो इनमें से अगर ऑप्शंस बाय ऑप्शन अगर हम जाएं, सबसे पहले है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में तो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके लिए तो ये वैलिड ही है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, हीलियम को क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। न्यूट्रॉन एटम क्या है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसके लिए भी वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन जो लास्ट है दैट इज अ सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम। इसमें अगर नियॉन एटम को आयनाइज भी कर दे तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रेजेंट। तो इस डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, इसके लिए बोहर मॉडल जो है वो वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दी गई है सी, राइट? तो क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट है उनकी कंट्रीब्यूशन रेशियो पूछी इंटेंसिटी में, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो वेव है देखो, इसकी स्पीड गिवन है हमें सी। सी स्पीड किस में होती है हमारी, फ्री स्पेस में। क्या जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है, तो अगर यहाँ पे हम एनर्जी डेंसिटी का कंट्रीब्यूशन देखें, वहीं से हम इंटेंसिटी में भी कंट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी डेंसिटी स्टोर होती है वो कितनी स्टोर होती है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन। और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है? अब अगर यहाँ पे हमें ये पता चल जाए कि ये एनर्जी डेंसिटीज जो है इनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, तो वहां से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन कितना में। ठीक है? तो हमें ये रिलेशन पता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है अपॉन सी। तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इंटू। अब ये वैल्यू जो है ये फर्स्ट इक्वेशन में मैं फिल करने वाली हूँ। तो एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो स्टोर हुई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी स्क्वायर बी नॉट। अब c जो है दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कितनी होती है हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देती है c की, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट जाएगा b नॉट स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट फैक्टर कैंसिल हो गया, और ये हमें कितना मिला, b नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब ये देखो, ये वैल्यू सेम वही आ रही है जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही है तो एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ जो एनर्जी की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है, वही सेम वैल्यू हमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में मिल रही है। मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी के केस में सेम है, तो इंटेंसिटी की कंट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सेम ही होगा, 1:1। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रिस्टल एंगल फॉर द इंटरफेस शुड बी। अब किसी इंटरफेस के लिए जो ब्रिस्टल एंगल है उसकी वैल्यू बतानी है, ये हमें ऑप्शंस गिवन। अब ब्रिस्टल एंगल क्या होता है, जैसे देखो ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे
किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे मैंने लाइट इंसिडेंट करा, तो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम। ठीक है, अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ ब्रिस्टर एंगल के इक्वल है, ब्रिस्टर एंगल के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो पार्शली पोलराइज्ड होती है। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्ट हुई है, और ये रिफ्रैक्टेड, इनके बीच एंगल जो होता है दैट इज 90 डिग्री। ये कब देखने को मिलता है, जब हम जो लाइट रे इंसिडेंट करवा रहे हैं किसी बाउंड्री पे, वो क्या हो, ब्रिस्टर एंगल पे इंसिडेंट करे। लाइट रे क्या होती है, अनपोलराइज्ड ही तो, ठीक है, तो ब्रिस्टर एंगल पे जब हम इंसिडेंट करवाते हैं तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो तो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी, ये पार्शली पोलराइज्ड होगी, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। राइट, अब हमारे पास रिलेशन होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल ऑफ ब्रिस्टर एंगल, यहाँ पे ब्रिस्टर एंगल, ये रेशो होता है, ये ब्रिस्टर लॉग का कंसेप्ट। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू जो है वो किसके बीच लाई करती है, 1 से इंफिनिटी के बीच में। अब म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan ऑफ आई बी। राइट, हमें ये मिल गया। अब अगर इस इक्वेशन में मैं क्या करूँ, tan इनवर्स ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स 1, दिस इज आई बी, दिस tan इनवर्स इंफिनिटी। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 45, और इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी दैट इज 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट आंसर। ये हमें पता चल गया कि ब्रिस्टर एंगल जो होता है वो किसी इंटरफेस के लिए वैल्यू कितनी होती है, 45 से 90। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, a cylinder contains hydrogen gas at a pressure of 249 kilopascal and temperature is 27 degree celsius। हमें डेंसिटी जो है वो फाइंड करना, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, वो हम कैसे निकालते हैं, इस रिलेशन से, ठीक है, एम गिवन मास, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो यहाँ से इसको रीअरेंज किया, दिस इज एम अपॉन वी आर टी। तो ये मास ओवर डेंसिटी, क्या मास ओवर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डेंसिटी। मुझे यहाँ पे डेंसिटी का रिलेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो क्या मिला, पी एम ओवर आर टी। अब इस रिलेशन में वैल्यूज फिल कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर कितना है, 249 किलो पास्कल, मास मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का, ग्राम, और आर की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है गैस कांस्टेंट की 8.3। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है, 273 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 300। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से डेंसिटी कितनी मिलेगी हमें, 0.2 किलोग्राम पर मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a ray of light is incident at an angle of incidence I on the one surface of small angle prism with the angle of prism A। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि हमने रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट की है, जैसे ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है, कंडीशन दे दी स्मॉल एंगल प्रिज्म, ये कंडीशन स्मॉल एंगल प्रिज्म की कंडीशन दी है। यहाँ पे क्या किया, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा दी, लेट से ऐसे इंसिडेंट करवा दी, ये नॉर्मल है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस। अब ये यहाँ पे क्योंकि क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगी, बैंडिंग ऑफ लाइट होगी, क्या ये ऐसे गई इस तरफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड सरफेस पे उन्होंने बोला है कि जो लाइट इमर्ज हो रही है वो नॉर्मली हो रही है, मतलब लाइट ऐसे निकल गई, ठीक है, नॉर्मली इमर्ज होने का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या आएगा, वो आएगा। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, then the angle of incidence is nearly equal to, हमें angle of incidence जो है वो पूछा,
हमारे पास ये रिलेशन होता है डिफरेंट एंगल्स के बीच में। I प्लस ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये रिलेशन हमें पता है। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, 0, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है ये किसके इक्वल होता है, a इंटू माइनस। ये इस कंडीशन में ये रिलेशन हमें, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, a क्यू माइनस, तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिला मुझे, टू ए माइनस ए, ये कैंसिल हो गया फैक्टर, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इंटू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, two cylinders A and B of equal capacity, these are connected to each other by a stopcock। तो दो सिलेंडर है हमारे पास, लेट्स से ये फर्स्ट सिलेंडर है, ये सेकंड सिलेंडर है, ठीक है, ए और बी, इनको एक स्टॉप कॉक से कनेक्ट किया गया है, ऐसे कनेक्ट किया गया, यहाँ पे क्या है, स्टॉप कॉक है। ए कंटेन्स आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पे क्या है, ए में आइडियल गैस प्रेजेंट है जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन, बी जो है वह कंप्लीटली इवैक्यूएट, इंटायर सिस्टम इज इन थर्मली इंसुलेटेड, ये पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन द प्रोसेस, तो हमने क्या किया, ये कॉक को ओपन कर दिया, तो हमें बताना है कि प्रोसेस कौन। अब यहाँ पे देखो स्टॉप कॉक को सडनली जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, जो गैस ए में प्रेजेंट है, ए सिलेंडर में, ठीक है, वो बी में जाना शुरू करेगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सडन एक्सपेंशन, एकदम से सडनली ओपन किया है ना, तो सडन गैस की एक्सपेंशन हो जाएगी, और सडन एक्सपेंशन जो होती है वो किसके कौन से प्रोसेस में होती है हमारे पास, दैट इज एडियाबैटिक। तो हमारा ऑप्शन जो सी बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस, हमें यहाँ पे 0.5 ग्राम का एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे, एनर्जी किसके इक्वल होती है, एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, तो मास कितना है 0.5, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया, 0.5 इंटू 10⁻³ स्क्वायर किया, ये मिला मुझे, ठीक है, तो 0.5 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻30, ये हमारे पास एनर्जी इक्विवेलेंट आ गया, ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे जो वेट है दैट इज 72, बट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, यहाँ अर्थ के सरफेस पे पहले बॉडी थी, उसको किसी हाइट पे ले गए, और ये हाइट कितना है, इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि r/2, अगर अर्थ का रेडियस r है, तो इस ए पॉइंट पे ले गए। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट पे है, हमें बताना है कि उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन देखो, मान लो अर्थ के सरफेस पे जब बॉडी थी तब उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा सरफेस पे, दैट इज जी एम, बॉडी का वेट मास एम ले लेते हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, दैट इज आर, ये सरफेस पे फोर्स लग रही थी, तो अगर ध्यान से देखें इसको, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, तो ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर हमें पता है ये किसका रिलेशन होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, राइट, तो ये रिलेशन देखो फोर्स का हमें क्या मिल गया, फोर्स किसके इक्वल आ गई, एम इंटू जी, कि अगर हम सरफेस पे चेक करें कितना फोर्स लग रहा है, तो हम यहाँ पे जी की वैल्यू कौन सी लेंगे, जितनी जी की वैल्यू सरफेस पे होगी। अब जब हम ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जा रहे हैं तो हमें पता है जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो कितने फैक्टर से चेंज होती है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास
h का वैल्यू कितना है r/2, वो फिल कर देंगे यहाँ पे, ये r से r फैक्टर कैंसिल हो गया। तो हाइट पे हमारा जो g का वैल्यू वो कितना मिला, नीचे हमारे पास फैक्टर आया 1 + 1/2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2 का स्क्वायर, और ये मिल जाएगा 4/9 जी। तो इतनी बात तो क्लियर होगी, जब हम हाइट पे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी 4/9 इंटू जी। अब फोर्स निकाल लेते हैं, तो फोर्स एट हाइट एच कितना है r/2, दैट इज मास इंटू जी की वैल्यू एट हाइट एच। तो मास हम कहाँ से निकालेंगे, इस वेट के इक्वेशन से, ठीक है। वेट को हम कैसे लिखते हैं, वेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m इंटू जी। तो ये वेट 72, मास m, ये जी, मास की वैल्यू क्या आ गई 72 अपॉन, ये यहाँ पे फिल कर देते हैं 72/g, और हाइट पे वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4/9 इंटू जी, से जी फैक्टर कैंसिल हो गया 9872, और हमें फोर्स कितना मिला 32। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो हमें बताना है कि किनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेटल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, या फिर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहले इस बात का मतलब क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते तो जो रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज होगी। तो ऐसा बिहेवियर हमें किसके के लिए देखने को मिलता है, मेटल्स में क्या होता है कि अगर हम मेटल्स के केस में टेम्परेचर को बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये हमें बिहेवियर चाहिए, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट का बिहेवियर जो है वो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के केस में देखने को मिले, क्योंकि अगर इनके केस में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर डेंसिटी बढ़ जाएगी, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इनिशियली इनमें क्या है, नंबर डेंसिटी बहुत कम है, इसीलिए तो कंडक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। ये जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, नंबर डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। हमें पता है जो रेजिस्टेंस होती है उसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, m/n(e²τ L/a, ये रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है। यहाँ से क्लियरली फैक्टर समझ आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है नंबर डेंसिटी के इनवर्सली डिपेंडेंट है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, नंबर डेंसिटी बढ़ गई, नंबर डेंसिटी अगर बढ़ गई है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो ये बिहेवियर किसके केस में होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के केस। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में कितना हो। अब जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हम मान ले कि पार्टिकल मीन पोजीशन से अपना डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, रीजन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर हम निकाले तो एक्सेलरेशन क्या होता है, d²x/dt² ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ए, साइन को दो बार डिफरेंशिएट करना है तो साइन ही मिलेगा, बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव किया कॉस, कॉस का फिर से किया तो साइन, और साथ में ओमेगा का स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएट किया ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी इंटू, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा फैक्टर और आ जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई का। तो ऑप्शन ए आएगा दैट इज करेक्ट आंसर। फेज डिफरेंस कहाँ से देखते हैं, ये जो साइन वाली, साइन में ये साथ वाली टर्म है ना, ये वाली, यहाँ से फेज डिफरेंस निकलता है, दोनों को माइनस करेंगे तो फेज डिफरेंस आएगा पाई। तो पाई रेडियन क्या है, फेज डिफरेंस। Next question. A screw gauge has least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions in the circular square. The pitch of the screw gauge is, हमें यहाँ पे पिच पूछी गई है स्क्रू गॉज की, ठीक है। तो लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं,
लीस्ट काउंट का रिलेशन क्या होता है, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। तो लीस्ट काउंट कितना गिवन है हमें, 0.01, पिच हमें निकालना है और डिविजन्स कितनी है 50। तो यहाँ से पिच हमारे पास कितना आ गया, 0.01 इंटू, तो ये 0.5 मिलीमीटर। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a guitar two strings A B, these are made of same material and these are slightly out of tune, produce the beats of frequency 6 Hz। तो एक गिटार की बात की गई है, उसमें दो स्ट्रिंग्स जो है वो सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, ठीक है, बट जब वो ट्यून प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वो स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून है, ठीक है, जब उनसे हम म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं तो बीट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। बीट्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है, बीट्स की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 6 हर्ट्ज। When the tension in B is slightly decreased, तो B स्ट्रिंग की टेंशन डिक्रीज कर दी तो बीट फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, 7 हर्ट्ज हो गई, बढ़ गई। अगर A की फ्रिक्वेंसी इतनी है, हमें B की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड कर। A की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 530 हर्ट्ज। अब हम बीट फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, दैट इज FA माइनस FB, मॉड में होता है ये, ठीक है। अब देखो B जो स्ट्रिंग थी उसको हमने क्या किया, उसको टेंशन को डिक्रीज कर दिया। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है टेंशन के साथ कैसे वेरी करती है, हमारे पास रिलेशन होता है n/2l अंडर रूट t बाई म्यू, ये रिलेशन होता है। अब जब टेंशन को डिक्रीज किया है, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंसी है फ्रीक्वेंसी की टेंशन के साथ, रूट टी है ना। तो अगर बी में टेंशन डिक्रीज हो रहा है तो मतलब बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियस है ऐसे ही कम होगी, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, एक ही फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी। तो अभी इस रिलेशन में हमें पता चल गया, क्योंकि ये मॉड है, हमें ये नहीं पता था कि कौन सी फ्रिक्वेंसी बड़ी है, अब हमें पता चल गया। तो बीट फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, एफ ए माइनस बी। अब बीट फ्रिक्वेंसी कितनी आई थी, 6 हर्ट्ज, एफ ए कितना है हमारे पास 530 माइनस एफ बी, यहाँ से फ्रिक्वेंसी बी की कितनी आ जाएगी 526, नहीं 24। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of mass 5 kilogram and 10 kilogram, these are attached to two ends of rigid rod। हमारे पास क्या है, एक रिजिड रॉड है, ठीक है, उसके दो एंड पे एक मास प्रेजेंट है 5 किलोग्राम का, एक मास प्रेजेंट है 10 किलो, और रिजिड रॉड की लेंथ कितनी है 1 मीटर विद निग्लिजिबल मास। इस रॉड का मास निग्लिजिबल है और लेंथ इसकी कितनी है 1 मीटर। Center of mass of system from the 5 kilogram particle is nearly at a distance। हमें बताना है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगा 5 किलोग्राम पार्टिकल, ठीक है। तो 5 किलोग्राम से देखना है तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ये रीजन पे पड़ा है हमारा मास, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0 0, राइट। और ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई के अलोंग तो कोई अरेंजमेंट नहीं है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, हमारे पास रिलेशन क्या होता है m1 x1 m2 x2 अपॉन सम ऑफ मासेस। तो फर्स्ट मास कितना है 5, x1 कितना है 0, क्योंकि वो रीजन पे ही लिया है हमने उसको पार्टिकल को। तो m2 कितना है 10, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आ गया, दैट इज 1 अपॉन सम ऑफ मासेस। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना मिल गया 10/15 मीटर, 5 2 10 5 3 50, 2/3 मीटर आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो सेंटीमीटर में मेंशन है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेट 67 सेंटीमीटर में। ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स ऑफ 3 J न्यूटन acts on the particle whose position vector is 2k cap। तो हमें टॉर्क बताना है अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, फोर्स हमें कितना गिवन है 3J कैप, और जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें गिवन है 2k कैप।
तो टॉर्क का रिलेशन हमारे पास क्या होता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो जो आर वेक्टर है वो कितना है, 2 k कैप क्रॉस विद 3 j कैप, 3 to 6 k क्रॉस j। ये हमारे पास k क्रॉस j क्या होता है, -i कैप। तो ये टॉर्क मिलेगा हमें न्यूटन में। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 watt per centimeter square falls on the non-reflecting surface at normal incidence having the surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during the time span of 1 minute is। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, लाइट विद एवरेज फ्लक्स ऑफ दिस। तो ये एवरेज फ्लक्स को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ही तो बोलते हैं। तो इंटेंसिटी हमें इतनी गिवन। तो ये जो लाइट जिसकी इंटेंसिटी इतनी है, ये एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल कर रही है और नॉर्मल इंसिडेंस है, उसका सरफेस एरिया कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि कितना एनर्जी जो है सरफेस रिसीव करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1 मिनट, ठीक है। अब इंटेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें, वो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यहाँ से एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ गई, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी इज 20, एरिया इज 20, टाइम 1 मिनट है, ठीक है, यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 6 to 12, 12 to 24 इंटू 10⁻³ इतना एनर्जी जो है वो सरफेस रिसीव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेडियस जो है दैट इज कैपिटल आर विच इज 10 सेंटीमीटर। इस पे चार्ज गिवन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3.2 इंटू 10⁻⁻7। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सफियर। अब सफियर के सेंटर से हमें कितना दूर जाना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है क्योंकि रेडियस इसका क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर पे अगर कोई बी पॉइंट है जिसपे फील्ड फाइंड करनी है हमने, वो बाहर ही लाई करेगा, ठीक है। अब कंडक्टर के बाहर जो फील्ड होती है, ठीक है, वो कितनी फील्ड हमें पता है कितनी होती है, दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है, वो कितनी फील्ड आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, ये वैल्यू, और डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर सेंटर से। तो 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the certain region of the space of volume 0.2 मीटर क्यूब। एक किसी रीजन की बात करें, उस रीजन का वॉल्यूम गिवन है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस से कितना कैसा रिलेशन होता है, दैट इज डी बाय। अब यहाँ से भी देखो, इस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है, ठीक है। और ये कैसा पोटेंशियल है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट पोटेंशियल है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन ए आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। अब पीएन जंक्शन डायोड में जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो बढ़ती है, वो किसकी वजह से बढ़ती है, फॉरवर्ड बायस की वजह से, रिवर्स बायस की वजह से, या फिर दोनों की वजह से। लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, ठीक है। अब पीएन जंक्शन जो होता है, जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि उसका जो पी टाइप है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और एन टाइप जो है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन होती है, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है,
ठीक है। इस कंडीशन में जो जंक्शन के क्रॉस हमारा पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो बैरियर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है, पीबी इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे कैरियर्स है, ठीक है, जिनकी वजह से कंडक्शन हो रही है, तो यहाँ से पी टाइप से होल्स इस तरफ आएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यहाँ एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स है वो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल बढ़ने से क्या होगा, उनको डिफिकल्टी होगी मूव करने में जंक्शन के क्रॉस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कैरियर्स है वो ऐसे टर्मिनल्स की तरफ मूव, ठीक है, और यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बढ़ने से जो विड्थ है भी बढ़ गई, जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर, कि जब भी रिवर्स बाइसिंग होती है पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस, तो विड्थ जो होती है डिप्लीशन वो बढ़ जाती है। Next, a 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt 50 hertz AC supply. RMS वैल्यू जो है करंट की सर्किट में कितनी होगी वो हमें बताना है। अब जो करंट की RMS वैल्यू वो हम कैसे निकालेंगे, V ओवर XC, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो जो XC है वो क्या है, कैपेसिटिव कैपेसिटर की रिएक्टेंस है, की वैल्यू कितनी होती है 1/ωc। तो यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज ओमेगा सी ऊपर चला गया, ठीक है। ये आया वैल्यू 200, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई, इसकी सेपरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/ωc। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f सी, तो एक्सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 × 3.14। फ्रिक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। कैपेसिटेंस कितनी है कैपेसिटर की 40 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सी की वैल्यू आ गई, ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व करके हम निकाल लेंगे, फिर इस वैल्यू को हम इसमें फिल कर देंगे। करंट जो है दिस वोल्टेज ओवर ये 1/XC की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दें। अब कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से जो करंट मिलेगा वैल्यू दैट इज 2.5 एम्पीयर। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Next, the mean free path for a gas with the molecular diameter d and the number density n can be expressed as। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो मीन फ्री पाथ होता है उसका रिलेशन बताना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायमीटर के साथ नंबर डेंसिटी के साथ। तो मीन फ्री पाथ जो होता है दैट विल बी रिलेटेड टू नंबर डेंसिटी एंड डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल बाय दिस। तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नंबर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मीन फ्री। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ट्रांजिशन एक्शन ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं, बेस अमीटर कलेक्टर रीजन दे हैव द सेम डोपिंग कंसंट्रेशन। तो ये तो गलत है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या होते हैं, ये तीन जो टर्म्स लिखी है यहाँ पे क्वेश्चन में वो होती है, एक अमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर, और इनकी जो डॉपिंग कंसंट्रेशन होती है वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। डॉपिंग जो होती है मीटर में ज्यादा होती है, कलेक्टर में उससे कम होती है, ठीक है, और सबसे कम जो डॉपिंग है वो बेस रीजन, वो लाइटली डॉप्ड होता है। तो सबकी जो डॉपिंग कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं। नेक्स्ट, बेस अमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, ये भी गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे सबका साइज सेम नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंट साइज के होते हैं। बेस रीजन थिन होता है, अमीटर रीजन थोड़ा बड़ा होता है बेस रीजन से, कलेक्टर रीजन सबसे, ठीक है, विड्थ जो होती है कलेक्टर रीजन की सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट, बोथ अमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस, ये भी गलत है, क्योंकि जो इनपुट वाला पोर्शन होगा वो फॉरवर्ड बाइस होता है, आउटपुट जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बाइस होता है। दोनों जंक्शन जो है
वो हमारे फॉरवर्ड बायस नहीं होते, ये गलत है ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन बच गया, दैट इज द करेक्ट आंसर, कि जो बेस रीजन है इट इज वेरी थिन एंड लाइटली डॉट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, that when the uranium isotope this it is bombarded with the neutron it generates krypton 3 neutrons and, तो यहाँ पे ये क्या है, एक फिजन की रिएक्शन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे यूरेनियम है तो न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया गया, तो एक क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट जो साथ में निकलता है वो पूछा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 ऐसे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, मान लेते हैं ये जो एलिमेंट है ये ए है, कोई इसका एटॉमिक नंबर जेड है, ये एक्स ले लेते हैं, और मास नंबर क्या है, ए है। तो ये इक्वेशन जो है फिजन इक्वेशन, फिजन रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, मास नंबर का मास नंबर देखो, यहाँ पे मास नंबर कितना मिल रहा है, 1+35 यानी कि 236 बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन देखो कितना मिलेगा, 89, ये +3 और ये प्लस, तो यहाँ से 236 इज इक्वल टू दिस इज 92 इंटू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। और जो हमारे पास z है एटॉमिक नंबर, उसको भी देख लेते हैं। बिफोर रिएक्शन एटॉमिक नंबर 92 है, आफ्टर रिएक्शन कितना आएगा, 36 प्लस 0 प्लस z, राइट। तो यहाँ से एटॉमिक नंबर क्या आया, 92 माइनस 36, ये कितना मिलेगा, 56। z की वैल्यू 56, तो वो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे भी ये हमें जो रिएक्शन है फिशन रिएक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ही हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगी, नंबर भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे और जेड की वैल्यू